हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आशीष नेगी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न मैथ में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं तीसरा मेथड जो हमारा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दो हम मेथड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पहला था सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड। तो आज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखते हैं। देखो यहाँ पर हम हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इस टाइप से हैं दो, ठीक है। तो देखो इसमें केस दो टाइप से केस हो सकते हैं। कैसा? पहला, अगर आपका a1 मतलब कोफिशिएंट ऑफ x एंड y के देखो सिंपल, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई नाम दिया तो यानी कि a1 b2 माइनस a2 b1 अगर नॉट इक्वल टू 0 रहे तो इसका मतलब क्या हुआ? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इस केस में आपका क्या रहता है? आपका यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन रहता है। हाँ, मतलब इस केस में क्या होता था? लाइन क्या करती थी? लाइन इंटरसेक्ट करती थी। आ रहा होगा ना ध्यान आपको? हाँ, और सॉल्यूशन क्या रहता था आपका? यूनिक। समझ में आई बात आप लोगों को? ठीक है। हाँ, अब एक और केस बनता था यहां पे। अगर हमारा a1 इंटू b2 माइनस a2 b1 अगर 0 रहता था, ठीक है, तो इस ऐसी सिचुएशन में आपके लिए क्या होता था कि दैट मींस a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ठीक है। सपोज मैंने इसको k ले लिया, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होता था कि हम तीसरे उस पे भी जाते थे फिर, ठीक है। फिर तीसरे उस पे जाते थे तो सिंपल, यानी कि अगर तीसरा जो हमारा रेशियो है अगर इक्वल टू रहता था तो दैट मींस इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और अगर नॉट इक्वल टू रहता था नो सॉल्यूशन। समझ में आई बात? ठीक है। तो ये तो थी हमारी बेसिक जो कंडीशन थी, क्योंकि थोड़ा बहुत आगे इसका भी यूज है इस एक्सरसाइज में। तो जैसा हमारे पास आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं, फिर भी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो हमें वी गेट यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इस केस में आपको इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। और अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो हमें इस केस में आपको क्या मिलता था? नो सॉल्यूशन। समझ में आई बात आप लोगों को? चलिए, ठीक है। बट अगर हम जनरल क्रॉस मल्टीप्लाई से ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जिसके लिए यूनिक इक्वेशन हो, जिसके लिए हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन मिले, तो आपको किस टाइप से करना है वो देखिएगा, ठीक है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। और सॉल्यूशन के लिए आप क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई से? सपोज ये एक्स वाई और 1 है, ठीक है। यहां पे x के नीचे लिख दिया मैंने, जो x का कॉलम है ये छुपा दिया, बाकी जो दो है वो लिख लिया, b1 अपॉन b2, ये c1 अपॉन c2। ऐसी y के लिए आपका क्या आ जाएगा? c1 अपॉन c2, और फिर इसी साइकिल में ये a1 अपॉन a2। और अब कांस्टेंट के लिए ये छुप जाएगा, तो ये जो बाकी बच जाएगा a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका इस टाइप से? x के नीचे आ जाएगा इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, y के नीचे इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, और कांस्टेंट के नीचे इनका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो दैट मींस b1 c2 माइनस c1 b1 इक्वल्स टू y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? c1 a2 इक्वल्स टू माइनस c2 a1 c2 a1, और जो कांस्टेंट के नीचे आपका क्या आ जाएगा? a1 b2 माइनस a2 b1। समझ में आई बात आपको? तो आप इस तरीके से इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे कुछ हम इस पे क्वेश्चन करते हैं, उनको देखिएगा। तो यहां पे आपका क्वेश्चन दिया है, फॉर विच वैल्यू ऑफ p, मतलब p की किस वैल्यू के लिए डज द पेयर ऑफ इक्वेशन गिव्स बिलो अ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। कि मतलब यहाँ पे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके पास यूनिक सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा था कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन रहेगी? हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये रहा, अगर इसको जनरल जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इससे कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो यानी कि यहां से पहले तो आप a1 a2 b1 b2 c1 c2 कंपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो यानी यहां से a1 तो आपका आ गया 4, b1 आ गया आपका p, और c1 की जगह 8 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से a2 आपका आ गया 2, b2 आ गया आपका 2, और c2 भी आपका 2 आ गया, हाँ ये 2 2 आ गया, ठीक है। अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती थी? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन
B2। तो A1 की वैल्यू आपकी है 4, A2 की आपकी 2, नॉट इक्वल टू B1 की वैल्यू P और B2 की वैल्यू 2। ठीक है, तो 2 से तो 4 कट गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 नॉट इक्वल टू P। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, P की मतलब P की उसने कहा था ना, P की किस वैल्यू के लिए पास इसके पास यूनिक सॉल्यूशन रहेगा, तो इसका मतलब P की हर वैल्यू के लिए इसके पास यूनिक सॉल्यूशन रहेगा एक्सेप्ट 4 को छोड़ के। मतलब 4 को छोड़ के बाकी P की जितनी भी वैल्यू रहेगी उसके लिए इसके पास क्या रहेगा, यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। समझ में आई बात आप लोगों को? चलिए एग्जांपल 16 देखिएगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है, k की किस वैल्यू के लिए इसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन रहेगा, तो आप सिंपल उसी से कंपेयर करोगे और फिर आप इजीली पता कर सकोगे, है ना। तो जैसे इसको भी देख लीजिएगा एक बार, 16 है हमारे पास एग्जांपल 16, जो यहाँ पे हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है k टाइम्स इंटू एक्स 3y माइनस k माइनस 3 इक्वल्स टू 0, और जो दूसरा दिया है हमारे पास 12 इंटू एक्स प्लस k इंटू वाई माइनस k इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यानी कि a1 b1 c1 a2 b2 तो आप पता कर ही लोगे यहां से। ठीक है, ये a1 a2 b1 b2 c1 c2। ठीक है, तो यानी कि k अपॉन 12 इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, यही होती है ना। तो दैट मींस यहां से माइनस k माइनस 3 अपॉन माइनस k, इससे ये कैंसिल करो। अब हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो कोई भी आप दो जो रेशियो है उनको आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहां से k अपॉन 12 इक्वल्स टू 3 अपॉन k ले लिया, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो k स्क्वायर इक्वल्स टू 12 इंटू 3 36, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट 36 प्लस माइनस, है ना, तो k इक्वल्स टू प्लस माइनस 6। तो k की किस वैल्यू के लिए आया आपके पास, प्लस माइनस 6 वैल्यू के लिए आपके पास इसके पास क्या हुआ, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, अब अगर इन दोनों रेशियो को हम कंपेयर करते हैं, इन दोनों रेशियो को हम कंपेयर करते हैं, तो यहां से क्या रिजल्ट निकला, यानी कि अगर 3 अपॉन k इक्वल्स टू k माइनस 3 को हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो यहां से आपका क्या रिजल्ट निकला, यानी कि सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3k इंटू इक्वल्स टू k का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो k स्क्वायर माइनस 3k। ठीक है, 3k इधर आ गया, ठीक है, तो प्लस में 6k, k स्क्वायर भी लिया इधर, तो दैट मींस दिस। ठीक है, तो k कॉमन लिया तो 6 माइनस k इक्वल्स टू 0, तो यहां से क्या निकला, k की वैल्यू एक 0 और दूसरी 6, तो यानी कौन कौन सी वैल्यू हुई आपकी, 0 6 और माइनस 6 के लिए इसके पास क्या रहेगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। समझ में आया? हाँ, यह एक बार और चेक कर लीजिए कि 3 वैल्यू आई हमारे पास k के लिए, बट कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है वो देख लीजिए, है ना। एक बार देख लीजिए, 0 के लिए भी, 6 के लिए भी और माइनस 6 के लिए भी, उससे फाइनल हमारे पास आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर k में 0 लेता हूं तो क्या ये सही बात हो रही है, देखो 0 अपॉन 12 3 अपॉन 0, 3 अपॉन 0 तो ये अनडिफाइंड है, तो इसका मतलब 0 नहीं है वैल्यू। ठीक है, यहां से पता लग गया ना। 6 के लिए देखो 6 अपॉन 12 3 अपॉन 6, वहां से k यानी 6 माइनस 3 3 और 6, तो ये 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2, दैट मींस k इक्वल्स टू 6 के लिए सही हो रहा है। अब अगर k इक्वल्स टू माइनस 6 के लिए देखते हैं तो क्या हो रहा है, माइनस 6 अपॉन 12 3 अपॉन माइनस 6, यहां से माइनस 6 और माइनस 3 माइनस 9 हो गया, और यहां से माइनस 6, तो ये माइनस 1 अपॉन 2, ये भी माइनस 1 अपॉन 2, इससे कैंसिल, तो ये 3/2, तो ये नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ओनली k इक्वल्स टू 6 के लिए इसके पास क्या रहेगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। समझ में आई बात? तो देखो यहां से k की तो वैल्यू निकल गई 3, ठीक है, बट हमने जब चेक किया तो सिंपल k की एक ही वैल्यू हुई। ठीक है, तो k की किस वैल्यू के लिए, ओनली k की 6 जो वैल्यू है हमारे पास, उसके लिए हमारे पास क्या रहेगा, इसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन रहेगा। समझ में आई बात? तो आपको इस तरीके से इसको करना है, ये नहीं कि जल्दीबाजी में आपने सीधे बोल दिया, जैसे मैंने पहले बोल दिया कि 0 6 एंड माइनस 6, बट आपने जब
प्रैक्टिकली उसको सेटिस्फाई करके देखा तो वहां गलत आ रहा था, किस पे, 0 एंड -6 पे, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान रखना है बात, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, अब एक्सरसाइज पे आ जाएगा। चलिए आ जाइए एक्सरसाइज 3.5 पे। यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पे कुछ आपके पास क्वेश्चन दिए हैं, पहले क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिए हैं, तो इनमें से किसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, किसके पास नो सॉल्यूशन होगा और किसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। तो सिंपल आप जो आपकी कंडीशन है उसी से आप सिंपल चेक कर सकते हैं। और आगे बोला है उसने इन केस यूनिक सॉल्यूशन, अगर किसी के पास यूनिक सॉल्यूशन है तो उसके लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। चलिए तो जैसे मैं एक करवा लेता हूं इसका, पहले का जैसे पहला पार्ट है उसने x - 3y - 3 = 0 और 3x - 9y - 2 = 0, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन देखो, कंडीशन चेक करते हैं इसकी a1/a2, ठीक है। ये पहले लिख लीजिए सिंपल, a1 की वैल्यू a1, a2 की वैल्यू आपकी -3, c1 की वैल्यू -3, a2 की वैल्यू आपकी, सॉरी a2 नहीं है b1 है और ये c1, हाँ, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -9 और c2 की वैल्यू आपकी -2, ठीक है। तो यहां से देखिएगा a1/a2 करते हैं हम, a1/a2, ठीक है, और b1/b2 और c1/c2 देखते हैं। तो a1/a2 1/3, यहां से -3/-9 ये कैंसिल हुआ तो ये भी आपका 1/3 हो गया, और यहां से -2/- दिस, तो ये आपका कितना आ गया, सॉरी कैंसिल क्यों कर दिया मैंने, -this, तो 3/2 आ गया। चलिए ये दोनों तो इक्वल हो गए बट ये नॉट इक्वल टू, तो ऐसा किस कंडीशन में होता है, यानी कि ये इक्वल ये नॉट इक्वल, यानी कि ऐसा नो सॉल्यूशन में, तो नो सॉल्यूशन हो गया इसका। जिसमें आपके लिए यूनिक सॉल्यूशन आएगा उसमें आपको सॉल्व भी करना है। सॉल्व करने के लिए जो सॉल्यूशन कैसे बताया था, x/b1 c2 माइनस b2 c1, इस टाइप से, है ना, वही, ठीक है, जिसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इनफाइनाइट लीनियर सॉल्यूशन यहां पे भी इक्वल टू, यहां पे भी इक्वल टू। समझ में आई बात आपको, ये आप कर लोगे ना। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला आपके पास, एक बार रीड करिएगा सब लोग। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे यहां पे क्या बोला उसने, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी, मतलब ए एंड बी की किस वैल्यू के लिए फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। मतलब ए और बी की किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के पास, इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसको थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हमारे पास, यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इस टाइप से दिए हैं कुछ, और दूसरा हमारे पास दिया है a - b × x प्लस a + b × y और 3a + b - 2। तो ये हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए उसने, और हमें ये बताना है कि a और b की किस वैल्यू के लिए किसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। तो पहले इसको सही तरीके से लिख लेते हैं। पहले को मैंने जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिस फॉर्म में, उसी फॉर्म में लिख लिया ना। दूसरे को a - b तो सही है, यहां से a + b भी सही है, और उसे उधर वाले पार्ट को भी मैं इधर लिया है, ठीक है। ये पूरा हमारा कांस्टेंट में जाएगा, ठीक है। अब इनफाइनाइटली मेनी के सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट, है ना। तो यानी कि a अपॉन दिस, और यहां से 3/a + b आएगा, और यहां से 7 अपॉन -3a - b + 2, ये तो आएगा, ये सारे इक्वल्स टू, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों रेशियो को लेता हूं तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा, 2 टाइम्स a + b, और यहां से 3 टाइम्स a - b, यही आएगा हमारे पास। हाँ, अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा। ये तो हमारे पास सिंपल लीनियर इक्वेशन टाइप से होगी, ठीक है। तो इसको आपने सॉल्व किया तो क्या आएगा आपका, 2a + 2b, उधर से -3ab और +3b, ठीक है। ये तो सॉल्व कर लोगे ना। देखो ये -3a होना था, इधर आके, सॉरी +3a इधर आके माइनस में, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, -a + 5b = 0। तो पहली इक्वेशन आपकी ये आ गई। समझ में आया, समझ में आई बात आप लोगों को। चलिए, या इस टाइप से भी लिख सकता हूं, a - 5b = 0, किसी भी टाइप से, है ना, ठीक है।
अब दूसरी इक्वेशन किस से बनेगी, इन दोनों से ले लीजिए आप, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन किस, हाँ दूसरी इक्वेशन करिएगा आप, तो यहां से क्या आएगा आपके पास, किसी को भी कर लो, इसके साथ चाहे इसको कर लो, चाहे इसके साथ इसको कर लो, ठीक है। तो मैं इसके साथ 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल्स टू -7 अपॉन -3 माइनस बी प्लस 2। तो फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये तो कर लोगे आप सिंपल, ठीक है। तो मैं फाइनल जो आ रहा है रिजल्ट वो लिख रहा हूं, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये बन गई। अब आप इससे आप ए एंड बी की वैल्यू निकाल सकते हो, किस मेथड से, जो आपने अभी तक सीखा है, कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो किसी से भी आप निकाल सकते हैं। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू a1 आ गई और b की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। सॉरी उल्टा लिख लिया, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1। तो यानी कि a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 1 के लिए इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास क्या रहेगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन रहेगा। अब आप इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो इसका बी पार्ट है वो भी सेम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखिएगा हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा यहाँ पे, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आप ऑलरेडी अच्छा से कर चुके हो, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के इसको सोल्व करा रहा हूँ, ठीक है। बट जो हमारे पास स्टैंडर्ड लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होती है, इधर इसको इधर लिया है, इसको 0 और इसको भी इधर, तो -4 = 0, ठीक है। अब मैंने सॉल्यूशन क्या बताया था, x के नीचे कौन सा आएगा, ये वाला छुप के ये इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि आप इस तरीके से लिख सकते हो, किस तरीके से, 5 2 -9 -4 इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना फिर, ठीक है। y के नीचे आपका क्या आएगा, C1/C2 और फिर उसी साइकिल में A1/A2 और कांस्टेंट के नीचे आपका क्या आएगा, यहां से A1/A2 यानी 8/3 और 5/2 और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां से आप इसको सॉल्व करिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो यानी कि -20 और माइनस +18। समझ में आई बात आप लोगों को, ठीक। यहां से y = -27 और प्लस का 32 और यहां 1 क्या आ जाएगा 16 - 50 यही आएगा, ठीक है। अब इसको आपने सॉल्व किया तो यानी कि x अपॉन क्या आ जाएगा -2 y/5 और 1/1, ठीक है। 1/1 का मतलब 1, ठीक है। तो दैट मींस अगर मैं देखो इसको और इसको कंपेयर करता हूं तो दैट मींस x-2 और ठीक है, ये सिंपल कुछ भी 1, तो यानी x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी -2 और इसी हिसाब से अगर इसको करता हूं मैं तो यानी कि 1/1, तो दैट मींस y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 5। तो x की वैल्यू आपकी -2 आ गई और y की सिंपल वैल्यू आपके पास 5 आ गई, ठीक है। तो आप इस तरीके से इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम में कई बार करा चुका हूं ना, क्योंकि जो एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड में था वहां भी वर्ड प्रॉब्लम ने कई अच्छे से किए थे। तो सेम वर्ड प्रॉब्लम से आप इक्वेशन बनाइएगा और सिंपल इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर इसमें इतना ही डिस्कस करते हैं। अगर आपको कोई डाउट, दिक्कत या प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।